हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण विज्ञान के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सरकार ने मोह सरकार अभियान लॉन्च किया? ऑप्शन है हमारे पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड, उड़ीसा। इनमें से कौन सा राज्य है जिसकी सरकार ने जो है ये अभियान स्टार्ट किया था, लॉन्च किया था? ठीक है, हमारा आंसर है इसका उड़ीसा। अब देखिए इसके कुछ पॉइंट समझिए जो कभी एग्ज़ाम में आता है, तो आप डिफरेंट तरीके से भी पूछ सकते हैं कि किसने किया, कब किया, कैसे किया। तो उसका एक्सप्लेनेशन समझिए कि भाई किसने किया था और कब हुआ ये। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने गांधी जयंती के अवसर पर, कब? गांधी जयंती के अवसर पर नवीन पटनायक जो मुख्यमंत्री है उड़ीसा के, ये पॉइंट्स ध्यान रखने, इसके अवसर पर मोह सरकार अभियान लॉन्च किया। इस अभियान के तहत क्या किया गया, इसका क्या मतलब एम था? इस अभियान के तहत लोगों को उत्तम सरकारी सेवा दी जाएंगी, लोगों को सरकारी सेवा दी जाएंगी। और इस अभियान के तहत सरकारी दफ्तरों में काम करने के लिए आने वाले लोगों से, जो भी अपना काम करवाने के लिए ऑफिस में आ रहे हैं, दफ्तरों में आ रहे हैं, उनसे सरकारी कर्मचारी का फीडबैक लिया जाएगा। ठीक है, और इस फीडबैक के आधार पर ये डिसाइड होगा कि सरकारी कर्मचारियों को उनको क्या रैंकिंग दी जाए, उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी। तो ये किसने किया? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी, गांधी जयंती के अवसर पर। और क्या था हमारा? मोह सरकार अभियान लॉन्च किया इन्होंने, और जिसमें क्या लिया जाएगा? फीडबैक लिया जाएगा एम्प्लॉयज़ का, और इसके आधार पे डिसाइड किया जाएगा कि उनकी रैंकिंग जो है किस तरह की है, या क्या सर्विस मतलब वो दे रहे हैं, परफॉर्मेंस किस तरह की है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा हमारे क्वेश्चन का कि मोह सरकार अभियान कहाँ पे हुआ? उड़ीसा में। ठीक है, अब हम अपना सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित बहुपक्षीय सम्मेलन में से, यानी इनमें से जो सम्मेलन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है? मतलब इनमें से कौन सा सम्मेलन ऐसा था जो ये डिसाइड करता है कि भाई इनमें से कौन सा हमारा जो सम्मेलन है ये करेगा कि स्थायी कार्बनिक प्रदूषक जो है हमारा जो एक तरह से पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कौन से महत्वपूर्ण सम्मेलन के अंदर ये डिसाइड किया गया? ऑप्शन है हमारे बोन सम्मेलन, स्टॉकहोम और रॉटरडैम, बेसल सम्मेलन। तो इसमें से हमारा राइट आंसर है स्टॉकहोम। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन भी आप एक बार समझिए, इसे और किस तरह से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। स्टॉकहोम तो हमारा सम्मेलन ही जो है इसका आंसर है ही, लेकिन इसके साथ कुछ पॉइंट्स और भी हैं हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है। स्टॉकहोम सम्मेलन स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए है। तो एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि स्टॉकहोम किसके लिए? कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए है। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि भाई स्टॉकहोम जो है वो कार्बनिक प्रदूषक के लिए है, या मानव स्वास्थ्य के लिए है, या पर्यावरण के लिए है, या तीनों के लिए है। ठीक है, तो इस तरह से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे इसका आंसर क्या है और किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? यानी मैट्रिक्स रिकॉर्ड, ऑप्शन है हमारे कि भाई किसका रजिस्टर है? खतरे में स्थित विदेशी प्रजातियां, खतरे में स्थित वन्य प्रजातियां, या मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब देखो इसका आंसर समझने के लिए हम कुछ पॉइंट्स अपने देखते हैं। मानव की जितनी भी हमारी गतिविधियां हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए हमारे पास ऑप्शन है कि मानव जनित गतिविधियों से उत्पन्न प्रदूषण से खतरे में स्थित जलीय संस्थानों को मैट्रिक्स रिकॉर्ड में रखा गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होता है इसके अकॉर्डिंग? मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय संस्थान, यानी कि मैट्रिक्स जो है हमारा वो जलीय स्थान के लिए बोला गया है कि जलीय स्थान में जितनी भी गतिविधियाँ उसमें खतरे में जितने भी हैं वो जलीय वाले। तो ये हमारे ऑप्शन होंगे, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है और उस बीमारी को ब्लैक लंग्स बीमारी कहा जाता है? यानी इन सारे ऑप्शंस में से कौन सी ऐसा ऑप्शन है जिसकी वजह से जो है कोयले की खान में काम करने वाले मजदूर जो हैं उनको बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं, या बीमारी हो जाती है लंग्स की, जिसकी वजह से
जो है उनकी डेथ भी हो जाती है, तो इसलिए कहा गया है कि मजदूरों की उम्र जो है वो कम हो जाती है, यानी वो ज़्यादा समय तक नहीं जी पाते हैं लंग्स की बीमारी के कारण। तो ऑप्शन है हमारे क्लोम गोलाणुरुग्णता, क्लोम गोलाणुरुग्णता, या प्रगतिशील विशाल फाइब्रोसिस, या मेसोथेलियोमा। इनमें से कोई नहीं, ये हमारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो देखिए जो भी कोयले की खान में काम करते हैं, तो कोयले की खान में इतनी गैसें होती हैं कि उनकी जो क्षमता होती है खानों में काम करने की वजह से, जो प्रतिरोधक क्षमता होती है या लंग्स की जो क्षमता होती है, वो इफेक्ट होती है। तो इससे क्या होता है, उन्हें रोगाणु हो जाता है। तो कौन सा, क्लोम गोलाणु रुग्णता मुख्य रूप से खदानों में काम करने वाले लोगों को होती है। इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है, क्योंकि वो उस ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जिसकी वजह से जो है उनके लंग्स जो है वो इफेक्ट होते रहते हैं, उनमें रोगाणु जो है एक तरह से आ जाते हैं। जहरीली गैसें भी होती हैं खानों में काफ़ी सारी, इनका कोई परमानेंट कोई अभी तक इलाज नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाता है कि भाई कोयले की खान में काम करने वालों को कौन सी बीमारी हो जाती है, क्लोम गोलाणु रुग्णता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। वन्य जीव संरक्षण। वन्य जीव बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, इससे काफ़ी क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, यानी वन्य जीवन के संरक्षण को, वन्य जीवन को बचाने के लिए जो लोग काम करते हैं, तो उसमें जो लोग अदम्य साहस दिखाते हैं उन लोगों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। हमारे ऑप्शन है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, मेदिनी पुरस्कार योजना, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पुरस्कार। तो देखिए हमारा राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग समझिए कि भाई किस तरह से ये पुरस्कार योजना दी गई है। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को दिया जाता है। इसमें 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। कितने की दी जाती है? 1 लाख रुपए की। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकते हैं कि भाई ये पुरस्कार जो है वो किसके ऊपर दिया गया है, या अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किसको दिया जाता है। तो वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, जो अदम्य साहस दिखाते हैं, वन्य जीवन को संरक्षण देते हैं या बचाते हैं वन्य जीवन को, और इसमें 1 लाख पुरस्कार राशि दी जाती है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वन्य जीव संरक्षण में अदम्य दिखाने के लिए वो पुरस्कार कौन सा है? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? देखिए कुछ क्वेश्चंस हमारे हैं ना, कोई मतलब इनका कोई लॉजिक नहीं है, डायरेक्ट हमें लर्न करने होते हैं, डायरेक्ट पॉइंट्स होते हैं, बस हमें ये याद रखने होते हैं कौन से स्टेट में है, किसने किए डिक्लेयर किए या किसने बनाए हैं। वो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे। जैसे दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो हमारे पास ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब। तो इसके लिए हमें डायरेक्ट क्वेश्चन में ही जो है याद रखने की ज़रूरत होती है, या फिर हमें कुछ ऐसा आसपास अपने कोई लॉजिक देखना होता है स्टेट वाइज, जहाँ जो भी हमारा आंसर है स्टेट का, जिसकी वजह से हमें आंसर जो है ज़्यादा टाइम तक याद रह सके। इसलिए मैंने साथ में आपके ना क्वेश्चन के आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन भी दिया है। जैसे दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर है, और इसका मुख्य जानवर बारहसिंगा है। अब जैसे आप याद रख सकते हो कि बारहसिंगा जो है कहाँ पर है, बारहसिंगा जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर से आगे जो है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर है। ठीक है, तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या है कि भाई दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा वो कहाँ पर है, वो जम्मू कश्मीर से 22 किलोमीटर आगे है। लेकिन ऑप्शन में हमारा क्या दिया हुआ है, जम्मू कश्मीर दिया हुआ है, या तो आपको पर्टिकुलर दिया होगा कि जम्मू कश्मीर में भी कहाँ पर है, तो वो ऑप्शन में दिया होगा। अब ऑप्शन में ऐसा कुछ तो दिया नहीं है, तो आप आंसर टिक करेंगे कि भाई जम्मू कश्मीर में है ये हमारा दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, हमारा जो नेशनल उद्यान है, नेशनल गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में नापी जाती है? फिर से डायरेक्ट क्वेश्चन है, जिसके लिए हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लर्न करेंगे, डाप्सन इकाई। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी हम एक बार देख लेते हैं कि भाई इसकी क्या इकाई है, कैसे है, काम करती है। ओजोन परत की खोज 1913 में हुई थी। हमारे जितने भी वैज्ञानिक वगैरह हैं जो भी है फ्रेंच के, उन्होंने 1913 में ओजोन परत जो है खोजी थी, और फ्रेंच वैज्ञानिक थे हमारे चार्ल्स
फब्रे और हेनरी बिसोन ने, ये 2 साइंटिस्ट थे फ्रेंच के, जिन्होंने ओजोन परत जो है हमारी उसको खोजा था कि हमारी अर्थ की जो ओजोन परत है मतलब ओजोन कैसे रक्षा करती है, या ओजोन नाम की भी कोई परत है, ये 1913 में इन फ्रेंच वैज्ञानिकों ने खोजी थी। ठीक है, इसके गुणों का अध्ययन वैज्ञानिक GMB डॉप्सन ने किया था। तो क्योंकि इन्होंने सिर्फ ये खोजा कि भाई परत हमारी जो है ओजोन नाम की कोई परत है और इसके बारे में, इसके गुणों के बारे में क्या बेनिफिट है नहीं है, ये GMB डॉप्सन साइंटिस्ट थे, उन्होंने खोजी थी, एक तरह से अध्ययन किया था। तो उनके नाम पे इसकी इकाई रखी गई है डॉप्सन। जैसे होती है ना, हम लीटर होता है, किलोग्राम होता है, ग्राम होता है, किलोमीटर होता है, ये सब इकाइयाँ होती है डिफरेंट डिफरेंट। इस तरह से ओजोन परत के लिए क्या रखी गई है, GMB डॉप्सन रखी गई है। उन्होंने इसकी मोटाई नापने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विकसित किया। तो देखिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि जो हमारी ओजोन परत है उसकी मोटाई किससे नापी जाती है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिए क्या बोलते हैं इसे, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विकसित किया था, जिसकी वजह से जो है उसकी इकाई जो है वो नापी जाती है। उन्हीं के नाम पर जो है, ये आप लोग स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, उन्हीं के नाम पर ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन इकाई में नापी जाती है। यानी हमारा जो राइट आंसर क्या हुआ कि भाई ओजोन परत की मोटाई जो है उसकी इकाई क्या है, वो है डॉप्सन इकाई। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक। कभी कभी ऐसे भी लिखा हुआ आ जाता है CO2, तो याद रखिए CO2 फॉर्मूला होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। CO2 के उत्सर्जक देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होती है, यानी कैसे पता लगाते हैं कि कौन से देश का उत्सर्जक जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है या कम है, मतलब किस चीज़ को देख करके ये नोटिस किया जाता है कि इसमें CO2 जो है ज़्यादा उत्सर्जित हो रही है देश में या नहीं हो रही है। तो ऑप्शन है हमारे जीवाश्म ईंधन को वहाँ के देख करके, सीमेंट उद्योग को देख के, उपयोग दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए इसका भी एक्सप्लेनेशन याद रखने, मतलब आंसर याद रखने के लिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग समझते हैं। ऑप्शन तो इन्होंने हालांकि उपयुक्त दोनों दिया हुआ है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन समझिए कि एक्सप्लेनेशन क्या है, आंसर तो फिर हम लोग को लर्न हो ही जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 उत्सर्जक देशों की सूची जीवाश्म ईंधन, जलने और सीमेंट उद्योग से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड पर आधारित होती है। ठीक है, तो यानी इस जो देश है वो CO2 का उत्सर्जक है या नहीं है ज़्यादा, वो ये देखा जाता है कि वहाँ पे जो जीवाश्म ईंधन है वो कितने जलते हैं, या सीमेंट उद्योग से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उत्सर्जित होती है, इसके आधार पे किया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी जीवाश्म ईंधन जलाने पे और सीमेंट उद्योग से निकलती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि हमारा आंसर क्या है इसका। फिलहाल जो हमारा आंसर है इसका वो हो गया उपयुक्त दोनों, सी आंसर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची इसी आधार पे होती है कि भाई उसमें वहाँ पे जीवाश्म ईंधन कितना जलाया जा रहा है और सीमेंट उद्योग जो है उससे कितनी जो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्सर्जित होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, कौन सी ऐसी ग्रीन हाउस गैस है जो विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड या ओजोन। ठीक है, अब देखिए हम एक्सप्लेनेशन समझते हैं सबसे पहले तो कि जलवाष्प जो है हमारा सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। यह साफ आसमान में 36 से 66 और बादलों वाले आकाश में 66 से 86% ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। जलवाष्प क्या होता है, हमारा ये वाटर है इस किसी एक बॉक्स के अंदर, ऐसे समझते हैं। वाटर दिया गया है, ये जब भी हीट होता है तो भाप हमारी जो है ऊपर यहाँ उत्पन्न होनी स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो हर जगह, हर स्टेट में, हर कंट्री में जलवाष्प तो मिलता ही है, तो क्योंकि सूर्य की किरणों से जो है पानी, नदियों का, समुद्र का, ये जो है भाप बन के उड़ता रहता है, ये सबको पता ही है।
ठीक है। तो जलवाष्प ही हमारे सबसे पहले ऐसी ग्रीन हाउस गैस है जो सबसे ज़्यादा हर विश्व के अंदर पाई जाएगी, ये हर जगह है, ठीक है। यह साफ आसमान में 36 से 66, और बादल है तो ऑब्वियसली बादलों की वजह से जो है ये प्रतिशत अमाउंट जो इसका बढ़ जाएगा, ये 66 से 86 के बीच में उत्पन्न करती है प्रभाव, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा क्वेश्चन का वो क्या हुआ कि भाई सबसे ज़्यादा कौन सी ग्रीन हाउस गैस विश्व में पाई जाती है? जलवाष्प। नेक्स्ट देखते हैं। कार्टेजिना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए प्रोटोकॉल्स क्या होता है। प्रोटोकॉल होते हैं कुछ रूल्स रेगुलेशंस जो किसी भी चीज़ के लिए हम बनाते हैं। जैसे सपोज हम लोग हेलो बोलते हैं फ़ोन जब करते हैं, तो हमने एक डिसाइड किया हुआ है एक प्रोटोकॉल कि भाई अननोन पर्सन से या अननोन डिवाइस से जब भी हम कम्युनिकेट करेंगे तो हम हेलो बोलेंगे, तो ये प्रोटोकॉल हमने डिसाइड कर दिया है। तो इसी तरह कार्टेजिना प्रोटोकॉल है जो इसके बारे में पूछा गया कि किससे सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है। ऑप्शन है नाभिकीय कचरा, आक्रामक विदेशी प्रजातियां, या एलएमओ यानी संशोधित जीवित जीव, या इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर समझने के लिए मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन एक बार समझते हैं कि हमारा जो कार्टेजिना प्रोटोकॉल है वो 29 जनवरी में 2000 को हस्ताक्षरित हुआ, यानी कि इस प्रोटोकॉल पे कब सिग्नेचर हुए? 29 जनवरी 2000 को, और 11 सितंबर 2003 से इसे लागू किया गया। लागू करने में इन्हें थोड़ा टाइम लगा, 2000 में तो ये सिर्फ साइन हुआ था, इस प्रोटोकॉल को बनाया गया था, लेकिन ये अप्लाई जो है 2003 में हुआ 11 सितंबर में, ठीक है। ये जो है एलएमओ के सुरक्षित उपयोग और स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है। तो किसके बारे में? एलएमओ के बारे में। तो यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो है वो संशोधित जीवित जीव यानी एलएमओ के बारे में है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भाई ये एलएमओ या संशोधित जीव जो है वो कब हमारा जो है बना था प्रोटोकॉल और अप्लाई कब हुआ? तो 29 जनवरी 2000 को हस्ताक्षरित हुआ था और 11 सितंबर 2003 को ये लागू किया गया था। एलएमओ की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो हमें पता होना चाहिए संशोधित जीवित जीव, ये इसकी फुल फॉर्म है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा कि भाई हमारे क्या आंसर है। आज के लिए इतने आपके क्वेश्चंस थे, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी। आई होप आप लोग अपना स्टडी वगैरह एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी स्टूडेंट जो है स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमें लॉकडाउन को एक बर्डन की तरह या ऐसे नहीं लेना चाहिए कि हम लोग जैसे कैद में हो, हमें इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। हमारे पास मौका है कि हम अच्छे से तैयारी करें अपनी घर पे बैठ के। पहले हमारे पास जैसे कि टाइम नहीं निकल पाता था, हम बाहर भी जाते थे, वर्किंग वगैरह सब सारी चीज़ें, तो अब इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना स्टडी करें और अपना जो भी हमारा एम है, लक्ष्य है, उसे अचीव कर पाएँ। पॉजिटिव सोचें। महामारी है तो ठीक है, कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हमारे आसपास हो रही हैं, लेकिन हमें पॉजिटिव रखना है अपने आप को, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।